अगर एटम बम ना होता तो हमें तो भारत खा गया होता, हम उसी वजह से बचे हुए हैं। 47-48 में पंगा हमने लिया, 65 में हमने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया कश्मीर में, और फिर हमने कश्मीर में दरअंदाजी शुरू की 65 में, और उसके जवाब में फिर भारत ने लाहौर पे हमला किया, क्योंकि हमने इतना ज्यादा उसको एक डिस्ट्रेस में मुब्तला कर दिया था कि उनको फिर वो प्रेशर कम करने के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर पे हम पे अटैक करना पड़ा। 71 में हमने 4 और 5 तारीख की रात को इंडिया पे हमने अटैक किया, ठीक है जी। कारगिल हमने किया, मुंबई जो है वो हमने किया, पठानकोट हमने किया, एयर इंडिया का जो जहाज अगवा होकर कंधार पहुंचा वो हमने किया, हाफिज सईद को और वो जो मसूद अजहर, मोहम्मद का था हम्म, मसूद अजहर, हम्म, उनको हमने तैयार किया और हमने उनसे दहशत गर्दी करवाई, ठीक है। ये सब कुछ तो हम करते रहे ना, ये तो हमने किया। तो भारत के लिए तो प्रॉब्लम्स हमने क्रिएट की, ये सब कुछ तो हमने किया। तो खतरा हमें किससे है भाई, किससे खतरा है हमें? मुझे आप बताएं ना, एटम बम हमने चलाना कहां पे है, बिल्कुल। और चलाने देगा कौन हमें? इस वक्त जो हालात हैं दुनिया के, अगर आपने एटम बम इस्तेमाल करने का सोचा भी तो जो आलमी ताकतें हैं ना, वो आपका ठीक ठाक बंदोबस्त कर देंगी। आपने अगर सोचा भी कि आपने एटम बम इस्तेमाल करना है, ये मजाक है एटम बम का इस्तेमाल। एटम बम जो है वो किसी एक एक मुल्क को तबाह नहीं करते, एटम बम किसी एक कौम को तबाह नहीं करते, वो खित्ते को तबाह करते हैं, वो आपके पूरे क्लाइमेट को आलूदा कर देते हैं, आपकी पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर देते हैं। एटम बम जो है वो आपके दरियाओं को वो जहरीला कर देते हैं, रेडियो एक्टिविटी जो है वो पूरे खित्ते में फैलती है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर दूसरी कोई कंट्री इतना एटम बम की धमकियां नहीं देती जितनी पाकिस्तान की तरफ से जाती है। देखे ना, हमारे और है पास एटम बम है, पाव पाव के बम है, पता नहीं क्या कुछ हम बोलते हैं, जैसे आपने अभी लिस्ट गिनाई से कहीं लंबी लिस्ट है जो हमने भारत में जाके गड़बड़ की, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं है। हम कहते हैं नहीं हमने तो कुछ नहीं किया, और अगर कोई बात करे तो कह देते हैं लो जी ये तो पाकिस्तान मानते के खिलाफ बात कर रहे हैं। अजमल कसाब का तो मान गए ना, हम हाँ, नहीं किया था, कारगिल का भी फिर मान गए उसका तो ना। घर तक दिखा दिया था हामिद मीर साहब ने, और फिर हाँ, वो इन्होंने कहा सारा नहीं। क्या था। तो हाँ, अब जब आप ये इस तरह के आप नारे नारे फिर लगाएंगे ना आप, हम एटम बम हमारे पास है, ये है, ये एक तरह से बड़े एक घटिया तरीके से दुनिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं कि हमें पैसे दें, हम्म। हमें हमें आप पैसे दें जी, नहीं तो हमारे पास एटम बम है। तो सर ये जो बार बार इस्लामिक बॉम्ब का एक एक नारा लगाया जाता है जी, इस्लामिक बॉम्ब है, ये क्या हम गल्फ कंट्रीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं? यदि आप हमसे खरीद सकते हैं, चाहे या ये ईरान को कह रहे हैं, कर क्या रहे हैं? भुट्टो साहब के दौर में शुरू हुआ था जी, ये इस्लामिक बॉम्ब का ये जो कॉन्सेप्ट है, हम्म, और उसके बाद इन्होंने कोशिश की कि भाई जो मुस्लिम वर्ल्ड है उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाएं और उनको एक पैरेलल एक कह लें कि एक अलायंस के तौर पे दुनिया के सामने लेके आए ये। लेकिन वो फिर आपने देख लिया कि क्या हुआ उसका। हम्म, तो बाकी ये है कि अब ना अरब कंट्रीज बाय करती हैं इस कॉन्सेप्ट को, हम्म, इस्लामिक बॉम्ब को, ना किसी को जरूरत है इस वक्त बॉम्ब की। आपने एक बॉम्ब बना लिया था, आपने वो रखा हुआ है, और आप कभी कभी वो नारे मार देते हैं जी कि हमारे पास ये बम है, लेकिन दूसरी तरफ इस बम के नतीजे में आपने पूरी अपनी इकोनॉमी को तबाह कर लिया है। यानी जितना पैसा आपने इस न्यूक्लियर प्रोग्राम पे खर्च किया, वही अगर अवाम पे खर्च किया होता तो मुल्क आज कहीं ज्यादा मजबूत होता। मुल्क की तो चूल्हें हिल गई हैं। अभी हम्म। बजट आने वाला है, हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि बजट बनाए कैसे, पैसा कहां से लाएं। तो
मैं तो समझता हूं कि ये आज हमें यौम तकबीर नहीं मनाना चाहिए, हमें यौम नदामत मनाना चाहिए कि हम कहाँ ये पैसा जाया करते रहे हैं। हम ये पैसा प्रोडक्टिवली भी इस्तेमाल कर सकते थे, जिसको हमने बर्बाद कर दिया। जी आरजू। लेकिन सर एक इम्प्रेशन ये भी है कि इतनी हिफाजत पाकिस्तान की शायद एटम बम नहीं करता जितनी एटम बम की पाकिस्तान को करनी पड़ जाती है। कभी लगता है ये ले जाएगा, कभी लगता है वो ले जाएगा, कभी अमेरिका ले जाएगा, कभी चाइना ले जाएगा, कभी गल्फ कंट्रीज में से कोई ले जाएगा। ये हर वक्त ये जो डर खौफ रहता है। और दूसरा डॉक्टर कदीर खान जो के साइंटिस्ट रहे पाकिस्तान में, उनका भी जो हशर किया गया, उनको जिस तरह से हाउस अरेस्ट वो रहे सारी जिंदगी, उनके ऊपर कई तरह के एलिगेशंस भी लगी, चोरी का इल्जाम भी लगा, बेचने का इल्जाम भी लगा। मतलब ये किसी और कंट्री के कोई साइंटिस्ट के साथ हमने ये होता हुआ देखा नहीं। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है वो मैं नहीं जानती, लेकिन ये जरूर है कि हाउस अरेस्ट बहरहाल वो थे, एलिगेशंस भी उनके ऊपर लगी रही। देखिए जी, आपका कुछ और व्यू होगा। वो बेसिकली एक मेटलर्जिस्ट थे और हॉलैंड में वो काम किया करते थे, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे कि ये न्यूक्लियर जो सेंट्रीफ्यूज होते हैं, ये जो सेंट्रीफ्यूज प्लांट होते हैं, यूरेनियम के एनरिचमेंट के लिए सेंट्रीफ्यूज इस्तेमाल होते हैं, वहाँ पे वो काम करते थे। वहाँ से उन्होंने वो नक्शे वक्शे चुराए और चुरा के पाकिस्तान आ गए और यहाँ आके उन्होंने कहा जी मैं तो ये लेके आ गया हूँ, तो अब आप पैसे वैसे दें तो हम ये शुरू करते हैं यहाँ पे। और इस तरह से उसमें और भी बहुत से लोग थे। ये जरा ज्यादा प्रोजेक्ट हो गए, इनको बहुत ओवर प्रोजेक्शन मिली इनको, डॉक्टर कदीर को। अदरवाइज और बहुत से लोग थे जिन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम में कंट्रीब्यूट किया, लेकिन ये चूंकि ज्यादा शौकीन थे मीडिया पे आने के, तो ये जरा ज्यादा मशहूर हो गए। तो वो फिर इन्होंने प्रोग्राम शुरू किया, तो वो उसमें फिर हमारी जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है वो भी इनका साथ देने लगी। फिर इन्होंने जब देखा कि यार इसके जरिए तो बहुत पैसा भी बनाया जा सकता है, तो फिर बहुत से लोग जो इनके साथ शामिल थे वो भी इसमें उन्होंने हिस्सा लेना शुरू कर दिया। और इन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों को, जिसमें नॉर्थ कोरिया है, ईरान है, लिबिया भी था, जिनको इन्होंने कुछ चीज़ें फरोख्त की। तो वो फिर जब ये चीज़ें दुनिया को पता चली, दुनिया ने फिर सवाल उठाए, तो इन्होंने फिर कदीर खान को बकरा बना के पेश कर दिया कि जी ये बंदा है जिसने सारा कुछ किया। हालांकि वो बंदा अकेला नहीं था, उसके साथ और भी बहुत से थे। उन सब को जो उसके साथ थे वो जरा ताकतवर थे, उनको बचाने के लिए इन्होंने उनको बकरा बना दिया और बाकी जो है वो सारे बच गए। लेकिन कदीर खान अगर हॉलैंड का जो तालीमी निज़ाम है उसका वो कोई ब्लूप्रिंट ले आता, वहाँ का जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है उसका लेके आ जाता, जी ये वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है, अगर वो वहाँ की कोई अच्छी चीज़ें यहाँ पे लाता और ला के इंट्रोड्यूस कराता, तो मैं उसको एक बहुत बड़ा इंसान समझता। एक शख्स जो एक वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन बना रहा है, जिससे कि इंसानियत का खून होता है, जिससे कि इंसानियत की तबाही मशरूत है, उस पे क्या फख्र करना और उसको क्या अच्छा समझना। तो मैं तो कोई उनके लिए, डॉक्टर कदीर खान के लिए कोई अच्छे मेरे ख्यालात नहीं हैं और ना मैं उनको इज्जत और एहतराम की निगाह से देखता हूँ। सर दूसरी कंट्रीज में भी सुनने में आया था कि बेचने की बात की जा रही थी, नॉर्थ कोरिया वगैरह को भी वो शायद बेचना चाह रहे थे। वो नॉर्थ कोरिया को बिल्कुल बेचना चाह रहे थे और कुछ चीजें उन्होंने गालिबन बेची भी डॉक्टर कदीर ने। लेकिन अब ये सारा कुछ जो है ना ये अनडॉक्यूमेंटेड है, कुछ चीजें सामने आई लेकिन कोई डिटेल में कोई चीजें जो हैं वो उनकी जो वो अभी तक हमें नहीं पता कि एक्चुअली हुआ क्या था। लेकिन बहरहाल यानी डेफिनेटली चीजें बेची गई। पाकिस्तान का पूरा परमाणु प्रोग्राम भारत की बराबरी करने के लिए शुरू हुआ था। इसकी गवाही पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बयान से होती है, जिन्हें इस्लामाबाद के परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। उन्होंने विदेश मंत्री रहते हुए 1965 में कहा था कि अगर भारत परमाणु बम बनाता है तो चाहे पाकिस्तान को घास या पत्तियां खानी पड़े, चाहे भूखा रहना पड़े, लेकिन हम परमाणु बम हासिल करके रहेंगे।
इसके 3 दशक बाद पाकिस्तान परमाणु शक्ति तो बन गया, लेकिन उसके नाम तब से परमाणु हथियार रखने वाले सबसे गरीब देश के रूप में गणना की जाती है। अब पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट है उनका भी मानना है कि पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण करके अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारी है। अब जैसा कि आप सुन रहे हैं, इस भाई ने आरजू काज़मी के प्रोग्राम में क्या कहा, उन्होंने कबूल किया कि हमेशा से ही पाकिस्तान ने भारत को परेशान करने का काम किया है और भारत ने कभी भी उल्टा कार्रवाई नहीं करी, सिर्फ अपना एक तरह से बचाव ही किया है। लेकिन पाकिस्तान को शुरू से ही उंगली करने की आदत रही है और सबसे बड़ी चीज है, ये कहीं ना कहीं चाहता था कि भारत थोड़ा सा अगर कहीं ऊपर नीचे करे उसके बाद ये अपने परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे। शेख रशीद के बारे में तो दोस्तों आप जानते ही होंगे कि किस तरह से वो पाव पाव के बमों के बारे में बात करते थे कि हमारे पास पाव पाव के बम हैं जिसमें हिंदू मर जाएगा, मुसलमान नहीं मरेगा, बच जाएगा। कैसे सोच है, पहली बात तो जाहिल आदमी, मदरसा छाप, जिनको समझ नहीं आता कि क्या है क्या नहीं है। और इन्होंने परमाणु बम भी जो बनाया वो भी चोरी का माल करके, चोरी से बनाया। लेकिन आज उसी परमाणु की सुरक्षा के लिए इनको क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है। आज एक तरह से दुनिया को भी खतरा है पाकिस्तान की वजह से कि अगर ऐसे हथियार अगर आतंकवादियों के हाथ लग गए या इन्होंने बेच दिए उनको, क्योंकि कंगले आदमी कुछ भी कर सकते हैं, इन पर भरोसा करना सही नहीं है, तो पूरी दुनिया का क्या हो सकता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं दुनिया को भी इसके बारे में सोचना चाहिए और साथ के साथ पाकिस्तान पर पूरी नजर बनाकर रखनी चाहिए, इसकी हरकतों पर नजर बना के रखनी चाहिए। और इसने आज तक किया क्या है, इसने आज तक सिर्फ और सिर्फ यही धमकी देके कि हमारे पास परमाणु बम है, हम कुछ भी कर सकते हैं, इसने दुनिया को दहशत में डाल के रखा हुआ है। ये दहशत जिस दिन खत्म हो गई उस दिन पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर